बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से, बिकॉज इससे पहले भी अक्सर कोशिश होती है कि हर 2 हफ्ते बाद एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए जिसमें जो करंट इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस किया जाए और मुअज़्ज़िज़ जितने भी मेरे मेहमान हैं वो साथ ज्वाइन करें और इस पर बात करें। आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मिनी बजट का जो बॉम्ब है वो गिरने वाला है। अब वो बॉम्ब साबित होगा या उसमें आवाम की कुछ भलाई भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो सुनने में आया कि तकरीबन 350 अरब रुपए की जो छूट दी गई थी टैक्स के हवाले से वो हुकूमत वापस लेने जा रही है। अच्छा, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जिसके जो मेन आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा हुकूमत ने अगले 5 साल की तिजारती पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। उसके ऊपर साथ साथ बात करेंगे बिजली के यूनिट में कराची वालों के लिए दोबारा से एक बड़ा बॉम्ब क्या होगा कि बिजली फिर से महंगी की जा रही है। गैस की ऑलरेडी लोड शेडिंग चल रही है। वो लोग जो बिजली पे, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि जितने भी गैस के जो सार्फिन है वो बिजली पे मूव करें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज किए जाएं, बिजली को ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और ताकि गैस की उसमें कमी आए इस्तेमाल में। लेकिन अगर बिजली भी महंगी हो जाएगी तो बेचारा कराची वाला है, बेचारा पाकिस्तानी क्या करेगा। ठीक है। इसके बाद जी बात करेंगे हम गाड़ियों के हवाले से। कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं। ऑटो पॉलिसी 2021 से लेकर 2026 तक का जो है वो ऐलान कर दिया गया। ऐलान तो नहीं किया गया लेकिन उसकी सिफारिशात हैं जो अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, उस पर बात करेंगे। मजीद फवाद चौधरी साहब ने जो है वो गुर्बत को तशबीह दे दी है गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से और कहा जी कि इतनी जो गाड़ियां बिक रही हैं, अगर वाकई मुल्क में गुर्बत होती तो क्या इतनी गाड़ियां बिकती। ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ मौजूद मेहमानों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। सबसे पहले मैं आगाज करूंगा हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ऑफ कोर्स PMLN के हवाले से भी जो है ताल्लुक रखते हैं। उनकी फाइनेंशियल जितनी भी इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजीज हैं उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसके साथ बताया जा रहा है मुझे कि नदीम मौलवी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। नदीम भाई बहुत ही सीनियर हमारे पैनल के तज्जियाकार और अक्सर प्रोग्राम में इनको मैं साथ रखता हूं ताकि ये एक न्यूट्रल तज्जिया कर सकें। मिर्जा साहब, आपसे आगाज करूंगा। अब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। सर, मिनी बजट के ऊपर आपसे बात नहीं हो सकी। आई ट्राइड टू गेट टू यू ऑफ कोर्स लास्ट टाइम, लेकिन आप ऑफ कोर्स बाहर थे, आपसे बात नहीं हो सकी। तो पहले तो जरा मिनी बजट के ऊपर अपने जो तासुरात हैं वो बताइएगा। क्या लग रहा है आपको, मिनी बजट जो आ रहा है ये हुकूमत की मजबूरी है या अक्सर हुकूमतों में होता रहता है, पहले भी होता रहा है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, या आपको लग रहा है कि PTI कुछ हट के कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक करने जा रही है? देखिए, पहले तो जब बजट अनाउंस हुआ था उस वक्त भी मेरे ख्याल से आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि हमें तैयार रहना चाहिए कि इन बिटवीन एक मिनी बजट लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वजीर खजाना या मतलब एडवाइजर जो थे खजाना के, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था कि जी कोई टैक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बजट है, गरीबों का बजट है, ये तमाम चीजें। और साथ ही साथ उन्होंने IMF को ये कहा था कि हम 600 बिलियन आपको करके देंगे। तो हर एक आदमी को ये नजर आ रहा था कि डेफिनेटली एक बजट लाया जाएगा। और इस बार ये हुआ कि वजीर खजाना साहब जब IMF से मीटिंग करके आए तो उनको ये एश्योरेंस दे के आए हैं कि जी हम 300 to 400 बिलियन जो है फर्दर टैक्सेस लगा रहे हैं। अच्छा, हम बिजली के प्राइस हम बढ़ा देंगे, हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देंगे, हम गैस के प्राइस बढ़ा देंगे, हम जो सब्सिडीज वगैरह गरीबों को दी जा रही हैं वो भी ले लेंगे। और सबसे बड़ी एक एश्योरेंस ये भी दे दी थी उन्होंने वहां पे जाके कि जी हम ऑटोनॉमी जो है स्टेट बैंक को दे देंगे। वो तो ऑटोनॉमी मतलब ये कि गवर्नर जो है अब वो स्टेट बैंक या पाकिस्तान का नहीं है, वो IMF का गवर्नर वहां पे हो गया है। ठीक है। तो जनाब, अब क्या हो रहा है कि जब हुकूमत ने एश्योरेंसेस उनको दे दी हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि जी आप ऐसा करें कि इस मिनी बजट को आप पास करवाएं पार्लियामेंट से। ठीक है। ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, मगर हम इसके लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो हम ला सकते हैं। तो सदारती ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी एक मुद्दत होती है, 4 मंथ्स के लिए होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी 4 मंथ्स के बाद अगर आप चले जाते हैं तो फिर उसकी क्या एश्योरेंस है इन तमाम चीजों की। तो अब क्या हुआ है कि हुकूमत जी देखिए बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मईशत की ये पोजीशन है, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत बिजली के प्राइस बढ़ा रही है। देखिए, प्राइस तो आप बढ़ा सकते हैं और इसका असर भी पड़ता है गरीबों पे, मगर होता यह है कि हम ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट्स जो नहीं बढ़ रही हैं उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी जो बिजली है वो खित्ते के अंदर, जिसमें हम इंडिया को लेते हैं, बांग्लादेश को लेते हैं, दूसरे कंट्रीज को जब हम लेते हैं तो उसके अंदर वी हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो हमारा क्या है कि जब हम कोई चीज बनाने जाते हैं तो वो नेचुरली हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, हमारे प्राइसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जिसकी वजह से फिर हमें ऑर्डर्स बाहर से नहीं मिलते हैं, और एक जो एंड यूजर है या एक इंपोर्टर है यूरोप में, अमेरिका में, वो उस कंट्री से खरीदना। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक कॉलम लिखा जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता है आज कॉटन इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश जो 1 किलो कॉटन भी इंपोर्ट नहीं करता आज 45 बिलियन के वो गारमेंट्स दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे उसकी garment मेन industry वजह बहुत यही बड़ी है कि उनके रेट्स बिजली के कम है हाँ। और उनकी गैस जो है वो हमसे सस्ती है, ठीक है। तो वो चीपर मार्केट है दुनिया के बायर के लिए। ठीक है। दूसरी, जैसे अभी आपने फवाद चौधरी का देखिए, फवाद चौधरी साहब और ये हुकूमत इससे पहले भी कह सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे में जब लोग खुदकशियां कर रहे हैं और लोगों की चीखें निकल रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और वज़रा जो हैं वो इस तरह की बात करके हमारे जख्मों के ऊपर जो है वो नमक छिड़क रहे हैं। इस वक्त लोगों का रहना जो है वो सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया है कि एक आदमी की अगर 35 या 30,000 सैलरी है तो उसके अंदर घर का बजट उसका जो है 2-3-4 लोगों का नहीं बन तो वो सकता। सिंगल पर्सन के लिए मगर वो आपको पता है मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना हाँ, 30,000 और ये कंटिन्यूसली कह रहा। अब आपने गाड़ियों का भी इंट्रो में जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हर दुनिया में हर मुल्क, चाहे वो गरीब तरीन मुल्क हो या अमीर तरीन मुल्क हो, एक खास तबका होता है शर्फिया का, वो 4-5% होते हैं, 2-4% होते हैं, ठीक है जी, और कोई हमें उन पे एतराज भी नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने, लेकिन उसको मुल्क की सूरत हाल से तो कंपेयर ना करें ना, कि अगर गाड़ियां बिक रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक आदमी जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कह दीजिए, एक बहुत बड़ा जागीरदार जो है वो एक लैंड क्रूजर गाड़ी अगर मंगा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमारी पॉपुलेशन है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस वक्त हमारा मोर देन 60% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रेंज के अंदर आ गए हैं इस वक्त, यानी कि उनकी सैलरीज इतनी नहीं है कि वो ये तमाम चीजें लग्जरीज को जो है वो अफोर्ड कर सकें। सर मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूं, बिल्कुल वापस आता हूं। नदीम मौलवी साहब की मैं कमेंट लेना चाहूंगा। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। आपने सुना मिर्जा इश्तियाक बेग साहब अभी बता रहे थे, पूरा उन्होंने तज्जिया किया, मिनी बजट के हवाले से कभी उनसे बात नहीं होती तो मैंने उनसे भी उस पर उनकी राय ली है, बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया। एंड आपसे तो आपको पता है पहले भी मिनी बजट पे बात हो चुकी, तो मैं मिनी बजट पे बात नहीं करूंगा। आप ये बताएं कि ये जो मिनी बजट को आप अप्रूव करवाने का प्रोसेस है, क्या वो सदारती, जो जिस तरह उन्होंने बताया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता था, पार्लियामेंट के जरिए, अब एक तो ये बताएं कि 12 जनवरी से पहले उसको करवाना है क्योंकि IMF वहां बैठा हुआ है, क्या प्रोसेस होगा? आपको क्या लग रहा है कि क्या इसकी कहां तक पहुंच चुका है प्रोसेस? ये जरा पहले तो इस पे बताइएगा क्या सिलसिला है। देखिए, एक तो मैं वाज़े तौर पे बता दूं कि IMF इनको इनकार कर चुकी है कि जनाब सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है अगर अप्रूवल कराएंगे तो हम उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि इश्तियाक साहब ने कहा, उसकी मुद्दत जो होती है वो 3 से 4 माह होती है, उसके बाद भी नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं दैट्स अ लॉलीपॉप व्हिच यू आर गिविंग टू IMF, ठीक है, और आप उसको ये है डिले टेक्टिक्स होता है कि यानी कि आपने 4 माह के लिए यहाँ IMF को खुश कर दिया, IMF से पैसे लिए, फिर उसके बाद कहा सॉरी जनाब नेशनल असेंबली ने अप्रूव नहीं किया, तो दैट लॉलीपॉप इज नॉट गोइंग टू बी टेकन बाय IMF, ठीक है ना जी। हमारी आवाम तो बहरहाल भोली भाली आवाम है, मगर IMF जैसे इदारे जो है ना वो हमसे और आपसे 2 हाथ आगे चलते हैं। तो इस दफा की हुकूमत को उन्होंने क्लियरली कहा कि जनाब आप जो है इसको बिल पास करें। अच्छा, ये बिल एक डिजास्टर है, ठीक है ना जी, और ये अगर पास नहीं होता असेंबली में तो उस सूरत में जैसे कि फाइनेंस बिल अगर पास नहीं होता, बजट पास नहीं होता, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत छोड़ देंगे। हाँ, इस पे पहले भी हमारी बात हुई थी। वो जो है नाअहल हो जाते हैं अब एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनके लिए 2 तरफ खतरनाक है। एक तो वो 1 साल की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर एक दिन भी नहीं चलेगा अगर वहां से अगर इनकी फेल हो जाते हैं और ये पास नहीं होता, या तो इनको प्राइम मिनिस्टर बदलना पड़ेगा
या असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। So they'll be stuck up ठीक there. हो गया। अच्छा नदीम भाई, इस पर जरा बात कीजिएगा, मुझे मिर्जा साहब की तरफ भी जाना है सवाल को लेकर। इक्तिसादी पॉलिसी वजारत खजाना ने, वजारत तिजारत कह लीजिए एग्जैक्ट, उन्होंने जो है एक तिजारती पॉलिसी जो है अब लॉन्च कर दी है अगले 5 साल के लिए, 2025 तक, जो कि बरकरार रहेगी। और उसके अंदर जो बरामदी हदफ है उसको तकरीबन 57 अरब डॉलर का हदफ जो है वो रखा गया है कि ये हमारा हदफ होगा। और 18 शोबों को तकरीबन उसमें तरजीही बुनियादों पर शामिल करने की कोशिश की गई है। और तकरीबन इस पर अमल दरामद करने के लिए 44 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस इक्तिसादी पॉलिसी को, तिजारती पॉलिसी को बेसिकली? देखिए, जो भी इनकी जो पॉलिसीज रही है अभी तक फेल रही है, उसकी वजह यह है कि ये रियलिटी को समझ नहीं रहे हैं कि जब तक के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम नहीं होगा तो कोई भी पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं होगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए इनको चाहिए कि जनाब सबसे पहले बिजली की कीमतों में कमी, सर वो तो बढ़ती जा रही है, सूरत में टैक्सेस को कम किया जाए। यहाँ पे आप देखिए बात यही होती है जैसे कि लॉलीपॉप IMF को दिया जाता है, यहाँ ताजिर हजरात को भी इसी तरह कहा जाता है, और मुख्तलिफ इस किस्म के जो स्टोरीज है, अब वो क्या है कि अब प्रैक्टिकली वो कर नहीं सकते। ठीक है। अब आपने घुमा फिरा के चीजों को काम डाउन करना है, और हर्फ आप कुछ भी रख दें, टारगेट कुछ भी रख दें, बात क्या होते हैं, लेट्स कम टू प्रैक्टिकली। टारगेट तो ये कह रहे हैं कि 3 महीने में गुर्बत खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया जी। मिर्जा साहब, सर आप कैसे देखते हैं इस तिजारती पॉलिसी को? 57 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा 5 सालों में, ये हदफ रखा गया है। 44 करोड़ इसके ऊपर खर्च भी किए जाएंगे इसको अमल दरामद के लिए। देखिए, अभी तक जो भी पॉलिसीज हुकूमत की आई हैं वो फेल रही हैं। यही वजह है कि जो सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट के अंदर हम सोच रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें इजाफा होगा, वो हमारा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो तारीख की सतह से सबसे आगे बढ़ गई है। और इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो मैनेजेबल नहीं हो रहा है। और एक्सपोर्ट्स, आप देखिए, आज मैं आपको बतलाऊं, मुझे शर्म आती है, कुछ दिनों पहले, और मौलवी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे भाई भी हैं और ये मुझे सेकंड भी करेंगे, इंडिया की सिर्फ IT एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है। और सऊदिया की जो एक्सपोर्ट है ऑयल की, वो सिर्फ 135 बिलियन है, यानी कि वो सऊदिया की एक्सपोर्ट को क्रॉस कर चुके हैं। हम अभी अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ही नहीं सके। हम हमेशा बातें करते रहते हैं, हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, हम दूसरी चीजों की। IT एक ऐसा सेक्टर है तो ये बताइए कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर इस डायरेक्शन में उनको डाला जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी 150 बिलियन हम चले जाएं, अगर हम 8-10 बिलियन भी चले जाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसके अंदर खातिर ख्वाह जो है हमारा इजाफा हो सकता है। मगर जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीजन में सबसे आप बढ़ाते रहें, IMF आपको कहेगा बढ़ाएं, आप बढ़ाएं। देखिए इस वक्त ताजिर को और एक सनतकार को 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो कंटिन्यूसली रेट्स जो हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं अपने इंटरेस्ट रेट जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं, और अब वो 11% से भी ऊपर क्रॉस कर गए हैं। और आपने हमेशा देखा है, देखिए पाकिस्तान ने जो हाईएस्ट GDP हासिल की उस वक्त हासिल की जब 3-4% हमारा इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। एक तरफ सनतकार को आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ा रहे हैं, तीसरी तरफ इस वक्त गैस अवेलेबल नहीं है, तो वो किस तरीके से इन्फ्लेशन अलग बढ़ रही है, तो फिर सैलरीज भी आप कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के दिखाएंगे। ये मेरे समझ से भारत है। ठीक हो गया। फैसल शजी साहब ने मैं ज्वाइन किया है, ऑफ कोर्स माहिर माशियात हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने पहली दफा ज्वाइन किया। मिर्जा इश्तियाक बेग हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही नदीम मौलवी भाई हमारे बहुत ही सीनियर पैनलिस्ट हैं, मुआशी ऑफ कोर्स तज्जिया करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, एक तो जरा मिनी बजट पे अपने व्यूज दे दीजिएगा। मिर्जा साहब को आप सुन रहे थे, प्लस एक तिजारती पॉलिसी जो है वो 2025 तक के लिए उसको निफाज किया गया है, जिसमें 57 अरब डॉलर हमारी बरामदात को बढ़ाने का एक हदफ जो है वो हुकूमत ने सेट किया है। क्या आपको लग रहा है कर पाएंगे ये 57 अरब डॉलर तक ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स को? देखिए, पहले तो वो मिनी बजट का सिलसिला है, और जाहिर बात है कि ये काफी कड़वी गोली है, और IMF की जो पहली ट्रांच इनको सिक्योर करनी है। उसके बाद ये कि हो सकता है कि दूसरी ट्रांच भी मिल जाए, उसके बाद फिर
अगर ये इलेक्शन ये हुआ गवर्नमेंट के लिए, अगर उनको मौका मिल सका, तो फिर मैं समझता हूँ कि वापस बहुत सारी पॉलिसीज रिलैक्स हो सकती हैं और बहुत सारी जो बजट भी फौरन आ चुका होगा तो उसमें हो सकता है कि वापस कुछ रिलैक्सेशन जो है बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को मिल जाए, जो कि इस वक्त छूट वापस ली जा सकती है। जहाँ तक ये एक्सपोर्ट टारगेट है, जो आपने तिजारती पॉलिसी के हवाले से पूछा, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक अप्रोच आपने देखी होगी, वो अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी है और आईटी में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, जो कि एक खुशाइन चीज है। और दूसरी चीज ये है कि चीन को आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होती थी, चीन को भी तकरीबन $3 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो हुई है और थोड़ा समय समझने और उसके बाद अगले फिस्कल्स में। इसके अलावा ये है कि आपने एक बात ये भी नोट की होगी कि गो के पाकिस्तान में महंगाई जरूर हुई है क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज जो हैं वो यहाँ से बाहर गई हैं। रजाक दाऊद की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की अप्रोच ये थी कि ये एक्सपोर्ट्स ज्यादा दिखाना चाहते थे और इस सूरत हाल में ये पिछले 2 सालों में जरूर कामयाब रहे हैं। गो के इससे हमारे मुल्क में थोड़ी सी कमोडिटीज की शॉर्टेज भी हुई और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपस में थोड़े से इस हवाले से झगड़े भी हुए, लेकिन एक बड़ी अच्छी जो अप्रोच है हमारे मुल्क में कि एक्सपोर्ट कल्चर को जो है वो फरोग देने की कोशिश की जा रही है। आप टेक्सटाइल मिलों से बात करते हैं फैसलाबाद में, लाहौर में, और डेनिम मिलों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जुलाई तक ऑर्डर्स हैं, तो ये एक गो के कॉस्ट ऑफ जो लागत है इस वक्त वो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मीट कर रहे हैं तो आगे चल के भी ये सूरत हाल हो सकती है, मुझे पूरी उम्मीद है। और एक फैक्टर जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए कि चूंकि आप सीकेडी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स की भी और गाड़ियों की भी, तो इनको भी री एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो इक़दाम करने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से उनको जरूरी हिदायत देनी चाहिए एक्सपोर्टर्स को या जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको। अच्छा, इस तरह की चीज़ें भी आई भी है जो ऑटो पॉलिसी 2021 से 2026 तक है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कहा गया है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं चाहूँगा कि आखिरी सवाल कर लूँ बिकॉज मुझे पता है कि आप यकीनी तौर पर मसरूफ़ हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ये मैं आज चाहूंगा कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस पर जरा बात करें। तकरीबन बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट क्रिप्टो करेंसी की उसमें पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक बहुत बड़ी, तकरीबन $20 करोड़ जो मेरे उसमें आई है नॉलेज में। सर, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप क्या कहते हैं? जरा इंडिया से इसको कंपेयर कर लीजिएगा और आसपास के ममालिक से, क्या पाकिस्तान की उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए या आपको लगता है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि स्टेट बैंक जो है वो एक रेगुलेटर है, क्योंकि चाहे वो बॉन्ड्स में हो, चाहे वो करेंसी हो, तमाम हो, उसके अंदर भी इस करेंसी को सोचा जा रहा है कि क्या इसको भी एज ए करेंसी जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, और उसके बाद जो है फिर वो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक ये रेगुलेशन पे कोई इस तरह का नहीं आया और स्टेट बैंक ने गो अहेड नहीं दी है, हमें मेरे ख्याल से इस चीज से इज्तनाब बरतना चाहिए। तो इंटरनेशनली इसको सर कैसा देखा जा रहा है? इंटरनेशनली भी थोड़ा बताएं कि दुनिया इसको करेंसी कंसिडर करती है या करने वाली है? इन्वेस्ट हो रही है डेफिनेटली, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद डॉलर्स और दूसरी जो इंटरनेशनल करेंसी है, मगर कई मुल्कों ये इमर्ज हो रही है, इसमें इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग कर रहे हैं, मगर वहाँ पे रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि प्रोटेक्ट किए जाएं जो राइट्स होते हैं, मतलब एक इन्वेस्टर्स के। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के लॉस नहीं है जिसके एक इन्वेस्टर्स के साथ कोई राइट हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल इसमें हमें एक स्टेट बैंक ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर आ जाएगा कि पाकिस्तान इसमें जाए कि नहीं जाए। राइट सर, बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, मेरे दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान नदीम भाई और फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी मेहमान में ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान।
राइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। लौटकर वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। इस वक्त जो बात हो रही थी वो क्रिप्टो के ऊपर बात हो रही थी। मैं आमिर भाई को वेलकम कर लूंगा प्रोग्राम में। आमिर भाई ऑटो एक्सपर्ट हैं और ऑटोमोबाइल जितनी भी ऑफ कोर्स आज हम प्रोग्राम में इसमें बात करने वाले हैं, क्योंकि 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हफ्ते के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। तो आमिर भाई आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम सलाम। अरे बहुत शुक्रिया, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। पहले जरा मैं क्रिप्टो के टॉपिक को कवर कर लूं। नदीम भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये क्रिप्टो के बारे में जरा बताइएगा। 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तानी लेकर बैठे हुए क्रिप्टो में, तो क्या ये पाकिस्तान इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता दीगर कुछ ममालिक की तरह? नदीम भाई। जी 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 नदीम भाई, क्रिप्टो के बारे में बताइएगा। देखिए, हेलो। जी जी मैं सुन सकता हूं आपको। जी जी मैं सुन सकता हूं आपको। देखिए, ये जो जी एक तो क्रिप्टो करेंसी जो है, ये मैं आपको बता दूं, इसकी लीगल वैल्यू दुनिया में कहीं नहीं है, मगर कोशिश किया जा रहा है इसको लीगलाइज करने के लिए। अमेरिका में भी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में। बेसिकली ये तमाम ब्लैक के पैसे होते हैं जो कि उसको यूटिलाइज करके इन्होंने एक करेंसी बनाई है और जिसके ऊपर बिल्कुल एक स्पेकुलेशन के हिसाब से मार्केट चलती है। इट्स नेवर अ डॉक्यूमेंटेड मनी। स्टेट बैंक ये कानून बना रहा है, वो चेक कर रहा है कि जो भी पेमेंट्स हुई है वीजा कार्ड से, उनकी इंक्वायरी की जाए कि जनाब ये क्रिप्टो के जो पैसे लग रहे हैं तो किस तरह से, और उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी जब हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो रहा था, लीगलाइज कर रहे थे, तो लोग अपने जो पैसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या वो जो ब्लैक मनी होता है, वो क्रिप्टो की तरफ लेके गए हैं। अब उनकी पकड़ में शुरू करेंगे। देखिए, बात ये होती है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए आप ऑल ऑफ अ सडन जो है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं कर सकते। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सी चीजें हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की थी, फेल हो गए थे, क्योंकि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी चलानी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो महंगाई है वो क्यों हो रही है। ठीक है। जब आप टैक्सेस पे टैक्सेस डालते, टैक्स लेते जाएंगे, तो अब क्या होगा कि लोगों के पास जो पैसे हों। ठीक है। नदीम भाई की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। नदीम भाई की तरफ मैं वापस जाऊंगा। फैसल भाई, आप जरा इस पे बात कीजिएगा प्लीज, क्रिप्टो के हवाले से आप कैसे देखते हैं इसको? फैसल भाई। गो के मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल पाकिस्तान अभी यहाँ से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और बेइंतहा स्टूडेंट्स बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा अकाउंट्स हैं और बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑलमोस्ट हर साल एक नई करेंसी जो है वो आ जाती है और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो जल्द या बदेर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। और ये कि इस हवाले से बहुत सारे इबाम भी मौजूद हैं। मैं एक और बात भी यहाँ पे करूंगा कि बहुत सारे पेमेंट मैकेनिज्म जो हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। पेपाल वगैरह असद उमर साहब ने भी पिछले सालों में इस हवाले से बातचीत की थी, पेपाल के हवाले से कहा था। और अमेजोन का तो आप ऑलरेडी हो चुका है, हुआ है। तो ये और ये जो क्रिप्टो की आप बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत जल्दी ये फैसले करने पड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान में कुछ इनफ्लोज अगर लेकर आने हों। एक इसमें खतरा जो मुझे लगता है क्रिप्टो में, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक डरेगी, वो यहाँ से एक्सोडस ऑफ यानी फॉरेन करेंसी भी है। वो एक मेरे ख्याल में वो एक इस मामले को जो है वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है। राइट सर मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आऊंगा। आमिर भाई, अब आपसे आगाज करता हूँ जरा ये गाड़ियों के हवाले से। ऑटोमोबाइल पॉलिसी 2021 से 2026 जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है, और इससे पहले जो सबसे बड़ी हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी जो पॉलिसी देखी वो 2016 से 2021 तक थी, जिसके अंदर 8 से 10 बड़े ब्रांड्स ने पाकिस्तान में गाड़ियां लॉन्च की और कहा गया था कि बड़ा मार्केट कंपैटिटिव रेट्स होंगे, तमाम तर चीजें होंगी। लेकिन वो शुरू में कुछ कंपनीज ने आई भी 19 लाख 10 लाख 20 लाख की गाड़ियां लाए वो, लेकिन अब वो कुछ एक साल के अरसे के अंदर ही उनकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 19-20 पुराने बिग 3 के बराबर ही जाके खड़ी हो गई हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये अब चले, अब नए ब्रांड्स भी आ गए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया, फिर फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि गाड़ियां इतनी लोग खरीद रहे हैं तो गुर्बत तो है ही नहीं मुल्क में, तो गाड़ियां तो बिक रही हैं। अब ये नई जो पॉलिसी आई है 2021 से 2026 तक, इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? 850 सीसी से कम की जो गाड़ी है उस पर मजीद टैक्स की छूट दी गई है। क्या वाकई जो टैक्स की छूट दी जाती है इससे कोई फायदा होता है?
एंड यूजर आवाम को कोई फायदा पहुंचता है? क्योंकि रिसेंटली भी हुकूमत ने टैक्स छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद जो आवाम है उसको 1 से 2 महीने बाद ही गाड़ी 1 लाख सस्ती होने के बाद 2 लाख महंगी लेनी पड़ रही है, और अभी नवंबर में ही तमाम ब्रांड्स ने अपने रेट्स अपडेट किए हैं। कैसे देखते हैं सर इस पॉलिसी को? अच्छा भाई, मसला ये नहीं है, टैक्सेस का मसला नहीं है। टैक्सेस तो पब्लिक एनुअली चार्जेस है, जो देरी होती है वो तो चल रहा होता है, मगर एक्चुअल पब्लिक के ऊपर जो लोड आता है ना, वो मेन गाड़ियों की परचेजिंग के ऊपर आता है। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे को भी यही उम्मीद थी कि भाई इतने सारे ब्रांड आ रहे और उसके बाद जो है मतलब एक कंपटीटर आ रहे और कंपटीशन होगा और उसके बाद जो एक चांस बनेगा, मगर हमारे यहाँ पर वही वाला सिस्टम है कि भाई कि यहाँ पे एक ओन मनी का जो सिलसिला है, तो वो बात ये है कि जिसको नजर आता है तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि हमारे एक सिस्टम में ये हो गया कि भाई कि गाड़ियों को जो है शॉर्ट कर दो और उसको ब्लैक पे बेचो, और ब्लैक के ऊपर जो है वो पब्लिक के अंदर डिमांड बढ़ जाती है। अब हमारे लोग जो है कहते हैं कि नहीं यार, ये गाड़ियां इतनी शॉर्ट हो गई है और जो इसकी डिमांड है, जबकि डिमांड का चक्कर नहीं होता, पीछे से डिलीवरियां अगर वो देना शुरू करे तो मतलब नॉर्मल ही है, कोई ऐसा नहीं है, मगर मजबूरी है लोगों की जो लोग लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे अगर, क्योंकि आपके यकीनी तौर पे ताल्लुकात भी होंगे ब्रांड्स, शोरूम्स तमाम, तो पूरे सिलसिले को आप समझते भी होंगे, आपको क्या लगता है कि जानबूझकर भी गाड़ियां डिले की जाती होंगी एक लोड क्रिएट करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि एक कंपनी चल रही है और कंपनी का अपना एक सिस्टम चल रहा है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे बंद हो जाता है? तो मतलब वो क्या, मतलब एक नॉर्मल सी कोई कारखाना लेके बैठे हुए छोटा सा, हो सकता है वो गाड़ियां 1 लाख गाड़ियों के ऑर्डर आ गए और उनकी कैपेसिटी जो है वो 20,000 हो, 30,000 हो, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी बहुत ज्यादा लोग खरीदने लग गए गाड़ियां। आप क्या देख रहे हैं, वाकई कुव्वत खरीद में बेहतरी आई है या इतनी गाड़ियां तो वैसे ही लोग खरीदते थे? आपको क्या लग रहा है? नहीं, इसमें खरीदारी आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है एक्चुअल बाकी कोई 100% बुकिंग पे गाड़ी पे आप जाके अगर देखें तो बुकिंग तो वो हो रही है। हाँ। मगर लोगों को यहाँ पे एक इनकम का रास्ता मिला हुआ है, इजी मनी का, कि भाई एक गाड़ी बुक करवाओ 20 लाख रुपए की, और 3 महीने बाद जो है आपके पास 4 महीने बाद गाड़ी आएगी तो वो 22 लाख रुपए में बिक जाएगी। ठीक है। अगर ये तो इसमें 50% से ज्यादा जो है इस तरह के लोग, काम करने वाले लोग बुकिंग करवा रहे हैं। आप एक्चुअल कंज्यूमर को देखो तो वो कंज्यूमर आपको नहीं मिलेगा उस तरह का। ओके, ठीक हो गया। आप अगर आप कंडीशन बना दे, गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी एक बना दे कि भाई 2 महीने के अंदर डिलीवरी देनी है, अदरवाइज आपको इतने % पेनल्टी चार्ज होगी, आप इसके बाद देखिए फिर आपको कैसा फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर जब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक हो गया। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कुछ गाड़ियों की क्वालिटी के हवाले से भी कुछ एक नई पॉलिसी आई है कि तमाम जितने भी ब्रांड्स हैं उनको क्वालिटी मीट करनी होगी 30 जून 2022 तक। नदीम भाई, गाड़ियों के ऊपर हम ऑलरेडी बात पहले भी एक दफा, मुझे याद है, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बात की थी, उस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी बात हुई थी। तो अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ये ऑटो पॉलिसी अब ये हुकूमत दे रही है। पिछली पॉलिसी दूसरी हुकूमत ने दी थी और मुशर्रफ साहब के दौर से वो एक पॉलिसी ऑटो के ऊपर बात चल रही थी, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया गया फाइनली, और उसके समरात भी कहीं ना कहीं कुछ नजर आए हैं। जिस तरह भी आमिर भी बता रहे थे कि ब्रांड्स तो आए हैं, चले, अच्छी एक उम्मीद तो थी, हो सकता है इससे आगे फायदा हो। अब इस पॉलिसी को 2021 से 2026 तक की पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? फिर इसके अंदर जो मेन पॉइंट जिसमें मैं आपकी राय चाहूंगा वो ये है कि आइंदा साल, मतलब 2021 से 2022 या 2022 से 2023, जिसको आप आइंदा साल कंसीडर करें, इसके अंदर जो लिखा गया उसके अंदर कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 2% गाड़ियां बरामदात करनी पड़ेंगी, मतलब ब्रांड्स को बाहर भी यहां से बनाकर बाहर भेजनी पड़ेंगी। अब उससे अगले साल 4 साल, उससे अगले साल 7% और आखिरी साल तक, जो मैंने जैसे पहले का 2026 तक 10% गाड़ियां बाहर भी यहां से बनकर जा रही हूं। अभी आपने सूरत हाल आमिर भाई से सुनी है, यहां तो अपनी गाड़ियां नहीं मिल पा रही, 6 महीने में गाड़ियां मिल रही हैं, लोग ओन पर गाड़ियां बेच रहे हैं। आपको लग रहा है कि यह हदफ पूरा हो पाएगा जिस तरह का हदफ दिया गया है? ये मैं जी नदीम भाई, नदीम भाई की आवाज प्लीज चेक कीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है उनको सुनने में। प्लीज नदीम भाई को दोबारा कनेक्ट कीजिए। जी, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगा। फैसल भाई, आप क्या देख रहे हैं, ये बरामदाद हो सकेंगी पाकिस्तान से बाहर, ये ब्रांड्स कर सकेंगे? ये तो यहाँ पे गाड़ियां पूरी नहीं कर पा रहे। देखिए, ये अगर फर्ज करें कि बहुत ज्यादा ईडीबी पे सर्वेलेंस होती है,
क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले तकरीबन 15 सालों से शौकत अजीज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और फिर दूसरे लोग भी आए, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। फिर ये भी बात की गई कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए पाकिस्तान में जापानीज मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। तो उन्होंने यही कहा कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स जापानीज हैं उनकी होल्डिंग्स होनी चाहिए इन असेंबलर्स के पास। तो मैं समझता हूँ कि ये असेंबलर्स कोई पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं, ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट को आके उन पे थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए। चलिए इसको आप अच्छा देखें। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे थाईलैंड हब है या दूसरे हब हैं, या इवन इंडिया भी हब है, तो इस तरह के मेजर इक़दामात हों तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट हो सके, या कोई हम स्टैंडर्डाइज किस्म की एक्सपोर्ट्स यानी श्रीलंका या कीनिया या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ हम भेज सकें। मैं समझता हूँ कि अगर विल हो तो सब कुछ पॉसिबल है। इस गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट्स की रूट में गई हैं, और इंडिया से भी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो गाड़ियों की और गाड़ियों के पार्ट्स की जाती है। एक और भी चीज़ ये कहने की थी कि चूंकि ये डिलीशन लेवल्स यहाँ पे उस तरह से नहीं होते, वो भी करने की ज़रूरत है। ऑटो वेंडर इंडस्ट्री जो है वो भी चूंकि इन्हीं असेंबलर्स के तकरीबन पास है, तो उसको भी इन उसमें डिज़ाइन होने की ज़रूरत है। कुछ ऑटो असेंबलर्स जो हैं और उसके पीछे जो वेंडर्स हैं वो भी थोड़ी सी एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये खुशाइन चीज़ है, मगर वो एक्सपोर्ट बहुत बड़ी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम जो है वो इस हवाले से करने की ज़रूरत है। चाइनीज़ असेंबलर्स अगर यहाँ आते हैं और वो टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, और ये पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पे, और पॉलिसी जो आई है उसमें भी ये ज़रूर मौजूद है। तो अगर उनकी तरफ से ये हो, जो नए मैन्युफैक्चरर आए हैं या जैसे मलेशियन मैन्युफैक्चरर आया है और उन्होंने असेंबली की है, तो ये हो सकता है कि जो दूसरे असेंबलर्स आए जापानीज के अलावा जो एग्जिस्टिंग मौजूद हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। चलें, ये आपने एक अच्छी बात की कि चलें इस तरफ हम स्टेप बढ़ा रहे हैं। नदीम भाई जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस मुल्क के अंदर हम कहते हैं कि जनाब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी बैठ रही है, उस मुल्क के लोग दिन ब दिन ऑटोमोबाइल पॉलिसीज बना के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फरोख्त कर रहे हैं, मतलब बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पहली बात तो आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, आप करते हैं असेंबल। सब चीजें आपकी होती है इम्पोर्ट। दूसरी जानिब जब आप गाड़ियां बढ़ाते हैं तो आपका पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ जाता है। आपका पेट्रोल का इंपोर्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। रिफाइनरीज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो ऑयल से बनती हैं ये सारी प्रोडक्ट्स, ऑयल भी यूज होता है। तो हमारे यहाँ कैसे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि गाड़ियां बढ़ाओ, ये नहीं कहते हैं गाड़ियां रिड्यूस करें, ट्रांसपोर्टेशन का निजाम अच्छा करें। गाड़ियां जितनी आप बढ़ाएंगे आपके अंदर मुल्क के अंदर पोल्यूशन की सतह बढ़ेगी, आपके यहाँ पे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सब चीजें असेंबल कर रहे हैं बाहर से मंगा के। और फिर सोने पे सुहागा आप कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस बढ़ाते जाएं। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम्स जो कई सालों से है उसको मद्देनजर नहीं रख रहे हैं, और आप कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी लेके आए। यानी कि जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी देना मुश्किल हो गया, गैस देना मुश्किल हो गया, उस मुल्क के जो इकोनॉमिस्ट है, मैं क्या कहूँ, हंसू रोऊं क्या कहूँ, ये लोग सर वो माहौल को बेहतर करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, माहौल बेहतर होगा, सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, आपके पास पोल्यूशन हो जाएगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा ऑयल का। तो आप किस तरह से इकोनॉमिस्ट है? आपको चाहिए कि जनाब सबसे पहली बात गाड़ियां कम करें, खुदारा गाड़ियां कम करें। और आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आप एक गाड़ी तो बनाते नहीं है, हिंदुस्तान में गाड़ियां बनती हैं, बिल्कुल, वहाँ पे इंजन जो है बनते हैं, यहाँ पे हर चीज जो है ना, ये जो छोटे मोटे चीजें होती हैं उनको आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी पार्ट्स जो होते हैं, महंगे पार्ट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट आप कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी मुल्क से रेमिटेंसेस के जरिए वापस लेके जाते हैं। तो आपके पास कौन सी पॉलिसीज है, कौन सा विजन है? आपने ये सोचे कि जनाब हम गाड़ियां कम करेंगे, मगर अफसोस हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद हम छतरी लेने खरीदने निकलते हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, ये शौकत तरीन साहब का विजन है। तौबा करें, अगर यही विजन है तो फिर ये ना कहा करेगा जी ट्रेड डेफिसिट।
व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, कि आप जो है इंपोर्ट को और बढ़ाते जाएं, फिर महंगाई लोकल यहाँ पे होगी। यहाँ पे जब पेट्रोल होगा महंगा, और ये फिर आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तमाम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ जी ठीक है, चलें नदीम भाई को कनेक्ट कीजिए दोबारा। नदीम भाई मेरे ख्याल में किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पे राब्ता उनसे मुनक़ता हो जाता है। मैं आमिर भाई आपकी तरफ आऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आऊंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। आमिर भाई, हमारे यहाँ गाड़ियों की जो क्वालिटी है, जो मयार है, जो क्वालिटी ऑफ मेकिंग है, वो हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है। माजी में ये बड़े अरसे से रहा, पहले शायद 70-80 में नहीं होता होगा, लेकिन 90s से ये बाद में क्वालिटी हल्की होती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये मसला है क्योंकि जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में होने चाहिए थे वो अब कहीं जाके कुछ गाड़ियों में आने लगे हैं, कुछ स्टैंडर्ड गाड़ियों में वो भी पता चला कि जब उन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तो वो नहीं खुले। कुछ बड़े बड़े ऑप्शंस जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई गाड़ियों के तो वो नहीं खुले, उन्होंने मतलब इस्तेमाल करना चाहा, वो इस्तेमाल नहीं हुए, या इस्तेमाल में थे और वो हैंग हो गए, जिस तरह वो एक लॉक बटन था जो हाईवे पे वाकया पेश आया। मुख्तलिफ वाकयात में ये पता चलता है कि अभी भी महंगी गाड़ियों में भी अगर फीचर्स आ भी गए हैं तो गारंटी कोई नहीं है कि एक्सीडेंट के टाइम पे वो एयरबैग खुल सकेगा, ये गारंटी कोई नहीं है। अब ये हुकूमत कह रही है कि 22 खासतौर पे 2022 में 30 जून से तमाम जितने भी ब्रांड्स हैं उनको ऊपर लाजिम कर दिया जाएगा कि जितने भी जो मेजर्स हैं, जो मयार की बात है, उसको जो भी इनके तरफ से तकरीबन 29 रेगुलेशंस दी गई हैं उस पर पूरा उतरना होगा। तो जरा इस पे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान में जानबूझकर इस तरह की नाकिस क्वालिटी गाड़ियां बनाई जाती हैं, या इसके पीछे कोई और वजूहात हो सकती हैं? जब पहले बिग 3 थे तो उन्होंने कोई ये प्लानिंग की थी, आपको क्या लग रहा है ये पाकिस्तान में नाकिस क्वालिटी गाड़ियां क्यों आती हैं सर? वो चेक एंड बैलेंस है ना पाकिस्तान में, भाई चेक एंड बैलेंस होता तो ये सारी चीजें पहले से बेहतर हो जाती। ठीक है, मगर अब यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी आप जापान चले जाए तो जापान में पहले गाड़ी को चेक किया जाता है और गाड़ी की मंथली मेंटेनेंस होती है, वो मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेंटेनेंस अच्छी नहीं है तो उनका लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाता है। राइट। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसी तो कोई चीज नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनीज में जाके कोई का ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई जाके चेक एंड बैलेंस करे कि भाई आपने क्या चीज बनाई है और क्या नहीं बनाई है। हमारे यहाँ कोई इदारा है सर ऐसा आमिर भाई? कोई इदारे तो मौजूद है, मगर काम करने वाले होंगे तो बात है ना। काम करना नहीं है यहाँ पे, तो बस वो कह रहे हैं कि भाई जो चल रहा है सुजुकी मैरान ऑल्टो जो 88-89 मॉडल से शक्ल में चल रही है आज तक उसी तरह चल रही है। ठीक है, क्या फर्क आया उसके अंदर आप ये बता दीजिए। कोई फीचर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, कोई चीज ऐड नहीं है, वही एज इट इज पोजीशन के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे तो बस यहाँ एक्सपोर्ट जो आप कह रहे थे ना, एक्सपोर्ट करने की बात, जी पहले अगर हम क्वालिटी अगर मेंटेन करेंगे तो दुनिया हमारी एक्सपोर्ट को मानेगी, अदरवाइज हम वहाँ पे भी जो है ना बैठे होंगे। और सेकंड ये है कि एक्सपोर्ट उस वक्त होगा कि पहले हम यहाँ लोकल तो 6 महीने से पहले 1 महीने के अंदर या 2 महीने में डिलीवरी देंगे तो दुनिया को देंगे ना। ठीक है, अब वो दुनिया वाले भी इंतजार करेंगे, पता नहीं पाकिस्तान से डिलीवरी नहीं आ रही भाई, उनके तो सिस्टम भी डाउन है तो फिर क्या करेंगे। हाँ, ये वाकई बड़ा सवालिया निशान है कि हम पहले अपने निजाम को बेहतर करेंगे तो फिर हम बरामदात की तरफ जाएंगे ना। अच्छा, इसी के साथ जरा एक चीज और ऐड कीजिएगा कि ये जो टैक्सेस में छूट दी जाती है आप किस तरह देखते हैं इसको? नदीम भाई का पॉइंट उठा लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट मैं आगे भी लेकर जाऊंगा फैसल भाई की तरफ। नदीम भाई को ये लगता है कि हमारे यहाँ गाड़ियों के ऊपर जो बहुत ज्यादा छूट दी जाती है और बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीदने की बात की जाती है या अवाम को फेवर किया जाता है भाई कि आप गाड़ियां लें, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बजाय जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है, जिस तरह ग्रीन बस है, इस तरह की जो बसेस के निजाम है, या मुल्क में अपना ट्रांसपोर्ट का जो प्राइवेट निजाम है उसमें बेहतरी लाई जानी चाहिए। तो ये गाड़ियों की कीमतें, ये तमाम तर चीजें वैसी अपनी लिमिट में आ जाएंगी, बिकॉज फिर इतने खरीदार इनके नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तो अवाम की मजबूरी है गाड़ी लेना, क्योंकि आपके मुल्क में ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। आपको क्या लगता है सर, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल सही बात है कि वो ट्रांसपोर्ट है ही नहीं आपके, तो पब्लिक यहाँ पे क्या करेगी? गाड़ी तो उसको मजबूरी है, या उसको बाइक लेना उसकी मजबूरी है। तो बात वही है कि यहाँ पे अगर सिस्टम, तो शायद वही वाली बात है कि जब से हम लोग ने होश संभाला है उसके बाद से वो पहले देखते थे एक घर में एक गाड़ी होती थी, आज उस घर में 3 गाड़ियां या 4 गाड़ियां हो रही है। तो वो उसके बाद रूट तो हमारे कोई बड़े नहीं हुए ना, हमारे यहाँ पे अंडरपासेस बन रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं ना, रोड की डाइवर्जन हो रही है। ठीक है, तो वो तो अभी तो आगे जाके मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर ये कहते हैं कि अगर ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर जो नया चल रहा है तो पब्लिक अगर वो सही चल जाए और अच्छे तरीके से चल जाए
तो पब्लिक जो है अपने घरों पे गाड़ियां छोड़ देंगे और उसी पे जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई कि हम गाड़ी में 1 घंटे में पहुंचते हैं और उस पर हम 40 मिनट में या 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो कोई वो कोई क्यों ज्यादा अपना एक्स्ट्रा अच्छा फ्यूल खर्च advantage करना है। चाहेगा काम पे जाने के बिल्कुल, लिए एक्स्ट्रा? बिल्कुल। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। फैसल भाई, आप कैसे इस पॉइंट को देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ये पूरी जो प्रॉब्लम है, गाड़ियों की लोड होना, वक्त पे डिलीवरी ना होना, प्राइसेस में इंक्रीज, ये सब इस वजह से है क्योंकि आपके मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है। कैसे देखते हैं सर इस पॉइंट को? देखिए, मैं 3 दफा जापान गया हूँ, काफी रहा हूँ मैं, तो मैं काफी शहर वहाँ गया हूँ। मेरा तजुर्बा ये है कि एक आम जापानी के पास तो गाड़ी नहीं होती। अच्छा। वहाँ पे जो ट्रेन सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि इवन सब्जी लेने के लिए भी आप ट्रेन में ही निकलते हैं, हर बड़ा छोटा। अच्छा। पूरी कौम तकरीबन 14-15 करोड़ लोग ट्रेन सिस्टम पे ही जाते हैं। और जो जैसे टोक्यो शहर है वो उसकी जितने भी वो तकरीबन जो उसका सी एरिया है वो बंदरगाह है और हद निगाह तक उनकी मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियां एक्सपोर्ट होने के लिए खड़ी हैं। जो आप कावासाकी जाते हैं, आप दूसरे शहर जाते हैं, चीबा जाते हैं, हर जगह पे जो है वो गाड़ियां ही गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी होती हैं। लेकिन एक आम जापानी के पास मैंने नोट किया कि ना तो उनके पास गाड़ी होती है और ना ही वहाँ पार्किंग देने के पैसे होते हैं, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है उसकी ना, उनकी जरूरत। हालांकि वहाँ पे जो मतलब जो पर कैपिटा बहुत जबरदस्त है, 3 लाख यन से कम किसी को मिलते नहीं है। हर आदमी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, मगर वो गाड़ी पार्किंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला होता है वहाँ पे। तो इतना जबरदस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पाकिस्तान में कराची में पहले सर्कुलर रेलवे होती थी, इसको वापस चलाया जाना चाहिए। और आपने ये अच्छा स्टेप था जो लाहौर में मेट्रो सिस्टम की गई, या इवन पिंडी टू इस्लामाबाद जो है मेट्रो सिस्टम किया गया, वो बहुत ही अच्छी चीज थी। फाइनली कराची में भी हो रहा है, बात को कराची में भी लेकर आना चाहिए और मुल्क के दूसरे शहरों में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें गवर्नमेंट को मुकम्मल इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको अपनी पॉलिसी का मेन फोकल पॉइंट बनाना चाहिए, ताकि ये जो हमारे यहाँ एलीट कल्चर है, क्योंकि अभी भी हमारी जो गाड़ियों की प्रोडक्शन है वो गाड़ियों की डिमांड से कम है। और हम कोई दुबई या अबू धाबी वाली इकोनॉमी नहीं है, हम कोई ऑयल इकोनॉमी नहीं है, हम तो एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं। हमारे यहाँ तो गाड़ियों की इंपोर्ट भी बहुत गलत काम है और पेट्रोलियम की इंपोर्ट से भी इंपोर्ट बिल बेहंतहा बढ़ रहा है। तो हम बहुत वल्नरेबल इकोनॉमी है। हमारे यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेजर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ओवर द इयर्स जायका जो जापानीज एजेंसी है उसने बहुत दफा कराची के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों से खुद राब्ता किया है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने खुद जो है वो निज़ाम नहीं लगाया है। अब ये मदद चाइना से भी ली जा सकती है, क्योंकि चाइना का निज़ाम अब जापान से भी बेहतर हो चुका है और चाइना सीपैक के अंदर हैं। तो जो भी हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है उसको अपनी पॉलिसी का मेजर जो फोकल पॉइंट है वो चाइना से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए करना चाहिए। और ट्राम सिस्टम, मोनो रेल, ये सब सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ शहरों में लेकर आने चाहिए। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। फैसल शजी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने तज्जिया किया है, इन डेप्थ आपने ऑफ कोर्स बातें की, समझने में आसानी रही हमें। आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपने आज वक्त दिया और ख़ास तौर पे ऑटो पॉलिसी के हवाले से आपने बात की। नदीम भाई, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। नदीम भाई बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब जो प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही जिसमें जानने की कोशिश की कि क्या एक तो मुआशी सूरत हाल क्या है, और फिर ये गाड़ियों के हवाले से इस वक्त जो करंट एक फिजा कायम है जिसके अंदर मुख्तलिफ दिन ब दिन कुछ नई पॉलिसीज़ की बात की जाती है, उसको समझने में आज हमने कोशिश की। लेट्स सी इसकी इंप्लीमेंटेशन आगे कैसी होती है, क्या सूरत हाल आगे पैदा होती है। वक्त के साथ साथ यकीनी तौर पर इस पर मजीद प्रोग्राम करेंगे और इसको समझने में अगर कोई बड़ा रोल ना भी प्ले कर सके तो इसको समझने में और आप तक जो असल बात है पहुंचाने में अपना रोल प्ले करते रहेंगे। तब तक के लिए, ऑफ कोर्स कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक रियाज को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।